3-4 दिनों से हर न्यूज़ चैनल पर एक खबर सुर्खियों में है और वजह है एक वेब सीरीज IC-814 इंडियन एयरलाइंस का वही प्लेन जो काठमांडू से दिल्ली आ रहा था और उसको हाईजैक कर लिया गया था। 191 मुसाफिर इसमें क्रू मेंबर के साथ सवार थे और इस हाईजैकिंग का ड्रामा जो पूरे 7 दिन तक चला और जिसके बाद हमें 3 टेररिस्ट को रिहा करना पड़ा। इस हाईजैकिंग के दौरान एक रुपिन कत्याल नाम के नौजवान की मौत हुई। फिर किस तरीके से हाईजैकिंग, आतंकवादियों की रिहाई, उसका सौदा हुआ, उसको लेकर आजकल मीडिया में ये खबर तैर रही। और इस वेब सीरीज़ को पे जो कुछ दिखाया गया उसमें एक चीज़ है जिसको लेकर ये बहस हो रही है और वो ये कि जो IC-814 में 5 हाईजैकर सवार थे उनके नाम को लेकर हंगामा ये है कि उनके नाम कुछ और थे, वेब सीरीज़ में उनको कुछ और दिखाया गया है। तो इसमें सच्चाई क्या है? तो जब 5 नाम हाईजैकर उसमें सवार थे, वो नाम को लेकर विवाद है, लेकिन इस नाम की शुरुआत कैसे हुई थी? पहली बार इस दुनिया को और देश को कब पता चला कि IC-814 में वो जो 5 हाईजैकर सवार हैं उनके असली नाम क्या हैं, वो कहाँ के रहने वाले हैं? तो आज चूँकि IC-814 की इस हाईजैकिंग की पूरी कहानी आपको मैंने डिटेल में पहले ही सुना रखी है क्राइम तक कहानी के एपिसोड में, तो मैं उस कहानी पर नहीं जाऊँगा। वो चाहे तो आप कहानी के लास्ट में लिंक है, आप दोबारा सुन सकते हैं। लेकिन IC-814 और उसमें सवार 5 हाईजैकर, उनके नाम का खुलासा कैसे हुआ, आज की ये कहानी है। हम सभी जानते हैं कि 24 दिसंबर 1999 यही वो तारीख थी जब शाम का वक्त था और 191 मुसाफिर और क्रू मेंबर के साथ IC-814 काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरता है। लगभग 1 घंटे का ये सफ़र था, लेकिन उड़ान भरने के सिर्फ 20 से 30 मिनट के अंदर अंदर अचानक कुछ लोग उठते हैं, फिर कॉकपिट में जाते हैं और थोड़ी देर के बाद पता चलता है कि ये विमान हाईजैक हो गया। जो पहला इंस्ट्रक्शन पायलट को दिया जाता है वो ये कि इस विमान को लाहौर ले चलो, लेकिन अब उसको इधर आना था, 30 मिनट की उड़ान हो चुकी थी। तो फिर ये हुआ कि फ्यूल कम है तो चलो इसको ले जाया गया अमृतसर एयरपोर्ट पर। वहाँ बाकायदा इसमें फ्यूल भरा। करीब 45 मिनट का वक्त था अमृतसर एयरपोर्ट पर इस प्लेन को हाईजैकर के चंगुल से छुड़ाने का, लेकिन उस वक्त हालात ऐसे थे, शायद हमारा देश, हमारे जो फोर्सेस थे वो ऐसे इमरजेंसी के लिए तैयार भी नहीं थे। वहाँ से उड़ने के बाद हाईजैकर ने कहा कि इसको लाहौर ले चलो। लाहौर एयरपोर्ट ने लैंडिंग की इजाज़त नहीं दी क्योंकि उसे पता था इससे हिंदुस्तान नाराज़ हो जाएगा। बाद में ये प्लेन दुबई पहुँचा। दुबई में जाने के बाद 26 मुसाफिरों को वहाँ उतार दिया गया, जिसमें रुपिन कत्याल की लाश भी थी। और फिर वहाँ से ये प्लेन कांधार पहुँचा, जहाँ अगले 6 दिनों तक हाईजैकिंग का ये पूरा ड्रामा हुआ। तो ये तो इसकी सिलसिलेवार कहानी थी। अब कांधार से ही असली कहानी शुरू होती है कि आखिर हाईजैकर की डिमांड क्या थी। तो उनकी शुरुआत में 3 डिमांड थी। पहली डिमांड ये कि हिंदुस्तान के अलग अलग जेलों में बंद हरकतुल अंसार टेररिस्ट ग्रुप के 36 आतंकवादियों को रिहा करो, जिनमें मसूद अजहर का भी नाम था जो उसका सरगना है। दूसरी ये थी कि $200 मिलियन दो, और तीसरी ये थी एक सज्जाद अफ़गानी, ये हरकतुल अंसार जम्मू कश्मीर का कमांडर था, उसकी लाश को हमारे हवाले कर दो। ये जम्मू की जेल में बंद था, गिरफ्तार हुआ था मसूद अजहर के साथ ही, और उस जेल में सुरंग बनाकर बहुत सारे कैदी भागना चाह रहे थे और लगभग ये भाग ही गया था, लेकिन ऐन वक्त पे खुलासा हो गया। 11 लोग मारे गए थे और उनमें से एक ये सज्जाद अफ़गानी भी था और इसे बाद में गुमनाम जगह पर दफना दिया गया। तो हाईजैकर की डिमांड थी कि उसके ताबूत को उसकी लाश के साथ हमें सौंप दिया जाए। ये 3 मांग थी, लेकिन खैर वो मांग पूरी नहीं हुई और आखिर में समझौता सिर्फ 3 टेररिस्ट पर आकर रुक गया। मसूद अजहर हरकतुल अंसार का चीफ, इसके अलावा उमर सईद, और तीसरा था मुश्ताक अहमद जरगार। इन 3 टेररिस्ट को रिहा किया गया था हमारे 191 जो प्लेन में सवार थे मुसाफिरों के बदले में। तो ये तो इसकी मोटा मोटी कहानी है, लेकिन अब इसके पीछे क्या हुआ था? तो जब ये प्लेन 24 दिसंबर को हाईजैक हुआ, पूरे देश में अलर्ट हो गया कि भाई, क्योंकि दिल्ली की तरफ आना था, कि एक प्लेन हाईजैक हो गया है, पता नहीं क्या हो। तो हर देश की जो ख़ास तौर पर स्टेट पुलिस और बाकी एजेंसियाँ अलर्ट पर थी और उसी में मुंबई को भी अलर्ट किया गया, मुंबई पुलिस को भी अलर्ट किया गया। और तब मुंबई पुलिस में
जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस थे और वहाँ की क्राइम ब्रांच के हेड, इनका नाम था डी शिवानंदन। शाम होते होते डी शिवानंदन के पास भी फ़ोन आया उनके कमिश्नर का कि ऐसे ऐसे एक प्लेन हाईजैक हो गया है, तो सभी को आप अलर्ट पर रखो और जो भी इस हाईजैकिंग से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करने की कोशिश करो। अब सभी जुट गए क्योंकि मुंबई आतंकवादियों के कई बार हमले से दो चार हो चुका था। तो अब इधर हाईजैकिंग की सारी कहानी चल रही है, उधर मुंबई में एक दूसरी कहानी चल रही है। डी शिवानंदन ने फ़ौरन अपनी टीम को अलर्ट किया, मीटिंग की। इसके बाद अगला दिन आता है 25 दिसंबर, क्रिसमस का दिन था वो। 11 बजे अपने दफ्तर में डी शिवानंदन बैठे हुए थे, सभी लोग बेहद फिक्रमंद थे इस हाईजैकिंग को लेकर। तभी उनके कमरे में हेमंत करकरे आते हैं। हेमंत करकरे मुंबई पुलिस के जाबाज अफसर, लेकिन उस वक्त मुंबई पुलिस में नहीं थे वो। हेमंत करकरे मुंबई में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी अपनी खुफिया एजेंसी रॉ के लिए काम कर रहे थे। तो रॉ और क्राइम ब्रांच का उस वक्त कोई मतलब नहीं था, लेकिन अचानक डी शिवानंदन के कमरे में हेमंत करकरे पहुंचते हैं। उनको देखकर शिवानंद चौंकते भी हैं कि ये कैसे, लेकिन वो एकदम घबराए और उसके बाद वो कहते हैं कि हमें एक नंबर मिला है, एक कॉल है जो पाकिस्तान से आ रहा है और मुंबई में एक शख्स के पास, और लगातार दोनों के बीच में बातचीत हो रही है। इस नंबर पर जो बात कर रहा है, अगर हम उसे ट्रेस करते हैं तो हमें लगता है कि इस हाईजैकिंग केस में हमें कोई क्लू मिल सकता है। फौरन शिवानंदन ने वो नंबर लिया। अब इत्तेफाक की बात थी, ये 1999 की बात है। टेक्नोलॉजी और मोबाइल और ये सारी चीज़ें उतनी नहीं थी जो अब है कि आपका लोकेशन भी फ़ौरन लाइव ट्रेस हो जाएगा, बातचीत कहाँ पे क्या है। उस वक्त ये होता था कि कोई अगर बातचीत भी कर रहा है तो उसका लोकेशन उसके कुछ देर बाद, कुछ घंटे बाद पता चलेगा वो किस जगह से एक्चुअल बात कर रहा है। तब सिर्फ टावर आया करता था। अब एक मोबाइल टावर के अंदर हज़ारों लाखों फ़ोन एक्टिव होते हैं, तो कैसे पता करेगा। आज की टेक्निक में तो ये है कि एकदम एग्जैक्ट टू द पॉइंट किस जगह पर खड़ा है वो भी पता चल जाता है। खैर, शिवानंदन साहब ने अपनी टीम को लगाया और वो नंबर जो हेमंत करकरे जी ने दिया था, उन्होंने कहा कि फ़ौरन इस पे काम पे लग जाओ। अलग अलग टीमें बनाई। ये नंबर सबसे पहले उस सर्विस प्रोवाइडर को भेजा गया जिस कंपनी का ये मोबाइल नंबर था, उससे कहा गया ये निकालो। बाकी टीमों को भी अलर्ट पर रखा गया कि पुराने रिकॉर्ड निकालो, कौन ऐसा है जिसकी पाकिस्तान से बातचीत होती है क्या। अब सब इंतज़ार कर रहे हैं सर्विस प्रोवाइडर कंपनी से कुछ इन्फॉर्मेशन मिले, और आखिरकार पहली इन्फॉर्मेशन वहीं से आई। और इन्फॉर्मेशन ये थी कि ये जो फ़ोन और जो बातचीत हो रही है और ये जो बातचीत हुई है, ये पाकिस्तान से जो कॉल आया था, यहाँ पर उसका लोकेशन मिला है जुहू और मलाड के बीच। बस इतनी जानकारी। अब जुहू और मलाड, इसके बीच में कम से कम हज़ारों कॉल चल रहे होंगे। अब उन हज़ारों लोगों में ये कैसे पता किया जाए कि ये कौन बात कर रहा है। अब जुहू और मलाड के बीच में सिर्फ ढूंढना है। इधर जो नंबर दिया हेमंत करकरे ने, अब उसके बाद उसको सर्विलांस पे लगा दिया गया कि अब जो भी कॉल आएगा उसको सुनना है, लेकिन फ़ोन बज नहीं रहा है। इधर एक टीम जुहू और मलाड के बीच में लगा दी गई कि शायद वहाँ से कोई क्लू मिले, लेकिन कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है। अब इधर सर्विलांस पे फ़ोन लगा हुआ है, उधर दूसरी टीम जुहू मलाड के बीच में जो भी सस्पिशियस कैरेक्टर है उसको खंगाल रही है, देख रही है। इस चक्कर में 3 दिन बीत गए। इधर 3 दिन में दूसरी तरफ कांधार में IC 814 खड़ा हुआ है, बंधक वहीं है, समझौता चल रहा है। और इधर एक नंबर की तलाश कि शायद इससे हम उस हाईजैकिंग का कुछ पता करें। उधर जो हाईजैकिंग हुई थी उस फ्लाइट के अंदर में जो 5 हाईजैकर थे, उनका अब तक नाम और कुछ पता नहीं था। उसकी वजह ये थी कि उन सभी ने एक तो अपना चेहरा, मंकी कैप आपने देखा होगा तस्वीरें, वो ढक रखा था, तो वो पता ही नहीं चल रहा है कि ये हैं कौन। और उस वक्त उन सब के अपने अपने नाम थे, डॉक्टर, बर्गर, शंकर, भोला, यही सारे नाम से एक दूसरे को बुला रहे थे। तो असली उनका नाम क्या है, असली पहचान क्या है, ये किसी को पता नहीं। अब उनकी शनाख्त भी नहीं हो रही है। इधर 3 दिन बीत गए डी शिवानंद जी को अपनी टीम को दिए हुए, और ये कि लोकेशन जुहू और मलाड, और फिर सर्विलांस पे की कॉल आए। 3 दिन तक कोई कॉल नहीं आया। मतलब केस एकदम वहीं पर रुका हुआ है और पल पल यहाँ कीमती है, क्योंकि अभी तक हाईजैकिंग का मसला सुलझा नहीं है। 3 दिन के बाद अचानक पहली लीड मिलती है। नसीब अच्छा था, 28 दिसंबर 1999, यानी ये चौथा दिन था हाईजैकिंग के। 28 दिसंबर को अचानक सर्विलांस पर जो नंबर लगाया गया था उसकी घंटी बजती है। जैसे ही घंटी बजती है, सब रिकॉर्डिंग पे लगा दिया, सारे खुश कि कुछ इससे लीड मिलेगा। घंटी बजी, इसके बाद जो बातचीत होती है,
जो मुंबई में हैंडलर था, जो शख्स जिसको पाकिस्तान से कॉल आया था, वो उससे कहता है कि पैसों की ज़रूरत है, पैसे मेरे ख़त्म हो रहे हैं, तो आप पैसों का इंतज़ाम करो फटाफट। उधर से कहता है ठीक है, पैसों का इंतज़ाम करता हूँ और मैं तुम्हें आधे घंटे के बाद फ़ोन करता हूँ, बट ये बताओ कि तुम कहाँ। तो उसने सिर्फ इतना कहा, अपने घर का पता नहीं बताया। यहाँ पे एक उम्मीद थी कि शायद अपने घर का पता बता दे कि वहीं पे पैसा डिलीवरी होना है, लेकिन उसने ये बताने की बजाय सीधे बस बोला कि मैं जोगेश्वरी में फ़लाया हूँ। अपने घर का एड्रेस बताया ही नहीं। पाकिस्तान से आए कॉल पे जो था उसने कहा कि ठीक है तुम वेट करो, मैं ठीक 45 मिनट के बाद तुम्हें दोबारा कॉल करूँगा और बताऊँगा तुम्हें पैसे कहाँ से कलेक्ट करने हैं और किससे कलेक्ट करने हैं। फ़ोन कट गया। अब फ़ोन कट गया, रिकॉर्डिंग सबने सुनी। अब पहली उम्मीद जगी कि 45 मिनट बाद जो कॉल आएगा उससे कम से कम ये पता चलेगा कि पैसे कहाँ पे मिलने और ये जाएगा, और उसके बाद फिर हम उसे दबोचेंगे। अब वो 45 मिनट बेहद भारी हैं, सारी पूरी क्राइम ब्रांच की यूनिट लगी हुई है उस कॉल के इंतज़ार में। और ठीक 45 मिनट के बाद घंटी बजती है। 45 मिनट के बाद घंटी बजी, उसी नंबर पर पाकिस्तान से कॉल आया। कॉल करने वाले ने कहा कि 1 लाख रुपए का इंतज़ाम हो गया है, तुम एक काम करो, ये 1 लाख रुपए तुम्हें एक शख्स मोहम्मद अली जिना रोड पर एक शालीमार होटल है, तुम उसी होटल में पहुंचो ठीक रात के 10 बजे। उसने नीली जीन्स पहनी है और धारीदार शर्ट पहनी हुई है, तो वो तुम्हें शालीमार बाग में ये 1 लाख रुपए देगा ठीक रात के 10 बजे। ये कहकर फ़ोन कट गया। अब पहली बार 4 दिन के बाद मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच को एक ठोस पता मिलता है कि ये पैसे शालीमार होटल मौलाना मोहम्मद अली जिना, वो मोहम्मद अली रोड पर ये मिलना है। फ़ौरन शिवानंद जी ने 6 अलग अलग टीमें बनाई, एक सीनियर अफसर, एक जूनियर अफसर, और उनको फैला दिया मोहम्मद अली रोड पर। और साथ में ये था कि उसको बस फॉलो करना है और पैसे लेते ही उन दोनों को दबोचना नहीं है, क्योंकि उनके बाकी साथी तक भी पहुंचना है। तो ये था कि बस पीछा करो और देखो कि वो कहाँ तक जाता है और फिर इन्फॉर्म करो। सादी वर्दी में ये लोग तैनात हो गए। 9:30 बजे ही पहुंच गए उस शालीमार होटल के आसपास, ताकि लोकेशन देख लें कि कहाँ से सही नज़र रख सकते हैं। सब कुछ रेडी, तैयार। अचानक उन्हें एक नीली जीन्स और धारीदार शर्ट पहने हुआ शख्स दिखाई देता है। होटल के बाहर खड़ा है और वो अंदर दाखिल होता है। अब ये लोग सब दम साधे बाहर खड़े हैं। थोड़ी देर के बाद वही शख्स नीली जीन्स और धारीदार वाला बाहर आता है और उसके साथ इस बार एक और आदमी है। अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये वही है जिसको यहाँ मुंबई में कॉल किया जाता है। उसके हाथ में एक पैकेट था, वो शायद 1 लाख रुपए था। इसके बाद नीली का जीन्स और धारीदार कमीज़ वाला पहले बाहर निकलता है, एक टैक्सी पकड़ता और निकल जाता है। कुछ सादी वर्दी के पुलिस वाले उसके पीछे जाते हैं। अब बाकी टीम भी वही है। अब वो शख्स बाहर निकलता है, वो भी एक टैक्सी में बैठता है और निकल पड़ता है। अब एक ख़ास दूरी रखकर उस टैक्सी को ये लोग फॉलो कर रहे हैं और उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। अब इस बात का भी ध्यान रखना है कि उसे ज़रा भी शक ना हो, क्योंकि शक हो गया तो फिर सारा मामला बिगड़ जाएगा। अब इसके बाद वो टैक्सी चल रही है, टैक्सी के पीछे पुलिस वाले चल रहे हैं, उधर दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। ये जो बंदा था जिसको कॉल आया था, ये टैक्सी से अब सीधे कहीं और जाने की बजाय मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है। टैक्सी छोड़ देता है, पैसे देता है और स्टेशन के अंदर दाखिल हो जाता है। सादी वर्दी में पुलिस वाले उसके अंदर दाखिल होते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जाता है और इंतज़ार करता है। थोड़ी देर में एक लोकल ट्रेन आती है, वो उसमें सवार होता है। कुछ पुलिस वाले उसी बॉगी में सवार होते हैं, कुछ उसके दाएं और बाएं वाली बॉगी में सवार होते हैं, ताकि शक ना हो। अब ट्रेन चल रही है। ट्रेन चलने के बाद सारे पीछे कर रहे हैं। उसके बाद जोगेश्वरी पहुंचती है ट्रेन। ट्रेन से वो बंदा उतरता है, अब भी पुलिस वाले की नज़रों में वो उसका पीछा कर रहे हैं, इस एहतियात के साथ कि उसे ज़रा भी शक ना हो। वो स्टेशन से बाहर आता है। बाहर आने के बाद इस बार वो एक ऑटो रिक्शा पकड़ता है, ऑटो रिक्शा में बैठ जाता है। सादी वर्दी में पुलिस टीम भी ऑटो रिक्शा पकड़ती है अलग अलग, उसमें सवार अब धीरे धीरे चल रहे हैं। यहाँ पे दिक्कत ये भी है कि एक बार आप नज़रों से अगर वो ओझल हो गया तो फिर ढूंढना मुश्किल है, और मुंबई की ट्रैफिक, बाकी चीज़ें। तो इसीलिए हर ऑटो रिक्शे में जो पीछा हो रहा है वो इस एंगल से कि कहीं भी किसी रेड लाइट पे, किसी भीड़ में वो ओझिल ना हो नज़रों से, क्योंकि इसके बाद पता नहीं कब हाथ आएगा। और उधर हाईजैकिंग का इशू अब भी सर पर है। आखिरकार ये ऑटो रिक्शा चलता है और जोगेश्वरी ईस्ट में बशीर